देश प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। नासिक से मैं हूं सोहित मिश्रा और मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं मेरे साथी सौरभ शुक्ला। हम सभी जानते हैं कि कोरोना से लड़ने में सबसे ज़्यादा कारगर है वैक्सीन, लेकिन अब वैक्सीन की कमी होने लगी है। मुंबई में वैक्सीन की कमी के चलते एक के बाद एक कई वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़े हैं। बीएमसी की माने तो 120 वैक्सीनेशन केंद्रों में 71 वैक्सीन केंद्रों को बंद करना पड़ा है। बंद हुए 47 टीका केंद्र प्राइवेट हैं, जबकि 14 MCGM के टीका केंद्र बंद हुए हैं। 10 सरकारी टीका केंद्रों को भी बंद करना पड़ा है। कुछ सेंटरों पर सिर्फ कुछ बूथ ही बंद किए गए हैं। मुंबई में पहले तो धारावी बस्ती में लोग टीके के लिए तैयार नहीं थे, अब तैयार हो गए हैं तो टीके की कमी पड़ गई है। कितने लोग वापस भेजे आपने? बोलेच नाही ना, काय संपलं आम्ही रजिस्टर नसते केलं ना, आम्हाला बोले जावा जेव्हा होईल तो रजिस्टर करणार ना। आता हमको बोला जाओ इधर, तो हम लोग आएंगे इधर ना। अच्छा, नहीं इनकी कोई गलती नहीं है, इनके पास वैक्सीन नहीं हो गई तो ये आपको दे देंगे। नहीं रजिस्टर का वही बोलना चाहिए ना, पर नहीं है करके बाद में करते रजिस्टर। ठीक है, अभी 1-2 दिन के लिए स्टॉक है क्या? नहीं सर, अभी फिलहाल कुछ नहीं है। नहीं, मैं हम लोग तो कल भी आए थे, बोला कि आज आओ, आज आए तो आज भी बोलते नहीं है, फिर बाद में आओ। हम लोग थोड़ी काम छोड़ के बार बार आएंगे, तो काम पे जाने का रहता है। तो उधर बताया कि आज वैक्सीन लेने जा रही हूँ, तो उन्होंने बोला ठीक है तो जाओ। अभी देख रही हूँ तो इधर है नहीं, फिर वो लोग थोड़ी बार बार छुट्टी देंगे। 11 बजे का रजिस्ट्रेशन मिला था, तो 11 बजे आए तो बोलते सिर्फ 160 वैक्सीन अवेलेबल था। जो सवेरे 8 बजे उनको दिया, अभी आप बाद में आओ। अंदर से कुछ बता नहीं रहे वो लोग बोले जब टीवी के ऊपर दिखेगा तब आ जाएगा। उनको बोले आ जाओ करके, अभी भी सुबह भी फोन करके हमने पूछा तो बोले नहीं आओ बोले उधर। तो अभी हम लोग तो काम धंधा करने वाले, हम गाड़ी भाड़ा कहाँ से 50 रुपया भी उसने रिक्शे हम कहाँ से लाएंगे बताओ। आप क्या बोल रहे हैं, खत्म हो गया डोज? खलास हो गया। मैं फिलहाल नासिक में हूँ और अगर यहाँ की बात करें तो रेमडेसिविर की भारी कमी है। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये ग्रामीण नासिक है और यहाँ से लोगों को अगर रेमडेसिविर की इंजेक्शन चाहिए तो 30-30 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। और 2-3-4 दिन जाने के बावजूद जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं उनके परिजनों को वो दवाई नहीं मिल पा रही है। उनके रिश्तेदारों ने हमें ये भी बताया कि इसकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई है। 1200 रुपये की जो रेमडेसिविर का इंजेक्शन आता है उसे 8000 रुपये में बेचा जा रहा है। आप लोग कितने दिन से ढूंढ रहे हैं, दवाई मिल पाई है, क्या कह रहे हैं? 2 दिन से लगातार सुबह से शाम तक जा रहा हूँ। भाई का ऑक्सीजन लेवल 80 तक है। तो डॉक्टर ने बोला है जल्द से जल्द लेके आओ, पर कहीं मिल रहा नहीं। शॉर्टेज तो है, बट क्या मालूम ये लोग मतलब मैंने पीछे साइड से मांगा था तो 8,000-9,000 रुपये प्राइस बोल रहे हैं। अच्छा, तो 8,000 रुपये अगर आप देंगे तो बोल रहे हैं कि मिल जाएगा, पर कौन अफोर्ड कर सकता है? 6 इंजेक्शन। दवाई कितने की आती है? 1200 रुपए की। एक दवाई जो 1200 रुपए की है वो अगर आप लाइन लगाते हैं सुबह से शाम, कह रहे हैं कि सप्लाई नहीं है, लेकिन अगर ब्लैक वहीं पर आसपास में लोग कर रहे हैं, आपको कितना रुपया मांगा गया और कितनी दवाई वो बोले कि दे सकते हैं? वो तो 6 लग रही है, मैं बोला एक भी मिल जाए तो काम चल जाएगा, आज का या कल का। पर तो क्या कर रहे हैं अभी आप? पैसा देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? पैसा होता तो दे देते, ले भी लेते। सर, आपके भी लोग कितने दिनों से कहाँ पर घूम रहे हैं? कितने बजे निकलते हैं? कितना किलोमीटर रोज जाते हैं? कितने सुबह जल्दी नासिक जाते हैं, लाइन लगा के बिस्लेरी का 1-2 लीटर पानी पूरा खत्म होता है, फिर भी लाइन नहीं लग पा रहा है उनका। और पूरा आज अगर उनके पास वो पर्ची दे गई तो उसके बाद बोलते 4 दिन के बाद तुम्हारा नंबर लगेगा, उसके बाद टोकन देते, तो 4 दिन में ऑक्सीजन लेवल तो पूरा डल जाता है और आदमी का फिर कोई भरोसा ही नहीं रहता। आप अगर लोगों को समझाएं कि यहाँ से कितना दूर जाना पड़ता है, कितनी बार जाना पड़ता है और क्या कुछ होता है? यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है नासिक, जहाँ से जाना पड़ता है। वैसे तो यहाँ सुविधा बहुत बढ़िया है यहाँ के हॉस्पिटल की, यहाँ के MLA भी बहुत अच्छा सपोर्ट करे, लेकिन रेमडेसिविर की वजह से यहाँ अवेलेबल नहीं है, शॉर्टेज बहुत है, इसकी वजह से वो लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। अगर बाहर से बोले तो फिर 8,000 रुपये लेके एडजस्ट करके दे रहे। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले से परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। अहमदनगर के अरण्य धाम शमशान भूमि में एक ही दिन में कोरोना की वजह से मारे गए 42 शवों का अंतिम संस्कार किया गया और इस बीच बद इंतजामी की भी तस्वीरें सामने आई। डेड बॉडी ले जाने वाली एक वैन में एक ही प्लास्टिक बैग में 6 शवों को रखा गया था। इस दौरान लोगों की लापरवाही भी लगातार दिखती रही। अंतिम संस्कार करने वाले PPE किट में नहीं थे।
पूछने पर कहने लगे कि दिन भर शव जलाने के दौरान घुटन होने लगती है। अहमदाबाद में एक दिन में 2161 लोग संक्रमित हुए हैं और 15 लोगों की मौत हुई है, जबकि 8 दिनों में 54 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। तो वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की भी हालत ठीक नहीं है। आम लोगों के साथ साथ जो डॉक्टर और बाकी स्वास्थ्य कर्मी हैं उन पर भी कोरोना का असर साफ तौर पर देखने मिल रहा है। एम्स के 30, गंगाराम के 37 डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी जो हैं वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं। साथ ही ये वायरस जो है बच्चों को भी अपनी गिरफ्त में लेने लगा है। एम्स में 30 से ज्यादा डॉक्टर, नर्स और दूसरे स्टाफ कोरोना संक्रमित हुए और बीते हफ्ते भर में दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में 37 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव निकले। लेकिन टीके के दोनों डोज लेने की वजह से इनकी हालत ज्यादा नहीं बिगड़ी। सर गंगाराम अस्पताल में 37 में से 5 डॉक्टरों को ही दाखिल करने की नौबत आई। इन सबको पहले से दूसरी बीमारी भी है तो एहतियातन दाखिल किया गया। टीका लेने की वजह से बाकी सभी स्टेबल हैं। जो पता है वो ये पता है कि सारे ही वैक्सीन जो आज दिए जा रहे हैं दुनिया में, इंक्लूडिंग अवर 2 ग्रेट वैक्सीन, मोर्टेलिटी को कम करते हैं, सीवियर डिजीज को कम करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, लाइव्स को प्रोटेक्ट करते हैं। राजधानी दिल्ली के हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि ज्यादा उम्र के लोग ही संक्रमण के दायरे में हैं, बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि 1 मार्च से 4 अप्रैल के बीच दिल्ली में 17 साल तक के करीब 2700 बच्चे संक्रमित हुए। इसमें 10 साल तक के 1100 बच्चे हैं। सरकार को इंतजाम करने हैं, जरूरी कदम उठाने हैं और हमें एहतियात बरतनी है। टीके को लेकर भी भ्रम में न आए। जो लोग टीका लेने के बाद भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं उनकी हालत बिगड़ नहीं रही। लिहाजा एहतियात भी बरतिए और भरोसा भी दिखाइए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के शामली में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरोना की वैक्सीन लगाने गई 3 महिलाओं को स्वास्थ्य कर्मियों ने रेबीज की वैक्सीन लगा दी। यूपी के शामली जिले में 3 महिलाओं ने शिकायत की है कि उन्हें स्थानीय कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कोरोना के टीके की जगह कुत्ता काटने का टीका यानी एंटी रेबीज इंजेक्शन लगा दिया गया। इस लापरवाही के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। डीएम शामली ने लापरवाही बरतने पर फार्मासिस्ट को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं, जबकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कमाल खान जुड़ गए हैं। कमाल, ये दूसरा वाकया है उत्तर प्रदेश में। हमने देखा उस दिन कानपुर में एक ही स्वास्थ्य कर्मी ने 2 बार कोरोना की वैक्सीन दे दी एक महिला को, और अब ये नया मामला सामने आया शामली में। क्या लगता है कि कुछ ट्रेनिंग की कमी है कि वैक्सीन दी जानी चाहिए तो कैसे दी जानी चाहिए, क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, क्या चेक करना चाहिए? नहीं, देखिए, दरअसल लापरवाही बहुत बड़ी है। पहले जो कानपुर देहात का मामला था उसमें भी ये था कि एक महिला आई, उसको वैक्सीन लगाई गई। अब वो रुई पकड़ के वहां पे बैठी हुई है उसको, और उसके बाद वो वहां बैठी रही। वैक्सीन लगाने वाली एएनएम मोबाइल पे बात कर रही थी। थोड़ी देर के बाद उसने उसको दोबारा से वैक्सीन लगा दी। फिर उसने पूछा कि अच्छा ये टीका क्या 2 बार लगता है? तो वो कह रही अच्छा तुम ही यहां बैठी थी। भाई, जब दोबारा कोई महिला आएगी तो पहले आप उसका कहीं इंदराज करेंगे, कहीं कुछ उसका कार्ड देखेंगे, एक कार्ड मिलता है, उसका कहीं नंबर वगैरह नोट करेंगे, तब उसको टीका लगाएंगे। ऐसे थोड़ी लगा सकते हैं। यहाँ पे ये गरीब कम पढ़ी लिखी गांव की महिलाएं थीं। फर्स्ट फ्लोर पे कोविड का वैक्सीनेशन हो रहा था। उन्होंने अस्पताल के कंपाउंड में किसी से पूछा कि टीका कहाँ लग रहा है। उन्होंने कहा सामने चले जाओ, वहां लग रहा है ओपीडी में। वो ओपीडी में गई। जो फार्मासिस्ट था वो मौजूद नहीं था, वो अपने निजी किसी काम से चला गया था। जन औषधि केंद्र वहां जो कंपाउंड में था, उसका एक प्राइवेट फार्मासिस्ट को बिठा के गया था कि यहाँ एंटी रेबीज के इंजेक्शन जो आए उसको लगा देना। ये जो 3 महिलाएं गई, उन्होंने क्या भैया टीका क्या यहाँ लग रहा है? उन्होंने कहा यहीं लग रहा है। उन्होंने उनसे ना तो कोई कागज देखा, ना कोई उनकी एंट्री की, ना उनसे कुछ पूछा कि आपको क्या तकलीफ है। तीनों को उन्होंने एंटी रेबीज इंजेक्शन दे दिया। फिर जब उन महिलाओं ने अपने अपने आधार कार्ड निकाले, क्योंकि उनके परिवार में बताया गया था कि टीका लगेगा तो वहां आधार कार्ड का नंबर नोट होता है कोरोना के वैक्सीन में, तो उन्होंने आधार कार्ड निकाल के कहा कि भाई साहब इसका नंबर नोट कर लो। तो उन्होंने कहा कुत्ते के टीके में तो कोई नंबर नोट होता नहीं आधार का। तो वो महिलाएं घबरा गई। एक बुजुर्ग औरत जो थी वो बेहोश होने लगी, उनको चक्कर आने लगा। किसी प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। जब हंगामा हुआ तो डीएम ने एक जांच बिठाई, तो
तो ये सारी चीजें सामने आई हैं। तो ये पूरी तरह सिर्फ लापरवाही की बात है। गांव के लोग आते हैं, गरीब बिना पढ़े लिखे लोग हैं, जो मेडिकल स्टाफ है ये उसकी ड्यूटी है। पहली चीज तो वो अपनी ड्यूटी छोड़ के नहीं जा सकता। दूसरी चीज, अगर वो जाएगा भी तो किसी बाहर के प्राइवेट आदमी को टीकाकरण के लिए नहीं रोक सकता है। तीसरे जो महिलाएं आ रही हैं, कम से कम उनसे कोई कागज पर्चा कुछ देखेंगे, पूछेंगे आपको क्या तकलीफ है। ऐसा थोड़ी कि कोई भी जाए उसको कोई भी इंजेक्शन लगा के उसको घर भेज देंगे कि हाँ चले जाइए। जी जी कमाल, एक और खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से जो कि काफी अहम हो जाती है। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ और वाराणसी में सभी सरकारी और गैर सरकारी ऑफिस सिर्फ 50% जो लोग काम करते हैं उनसे चलाया जाएगा। इसके बारे में और बताइए और इसका प्रभाव क्या होगा। लेकिन हमने देखा किस तरीके से एक हफ्ते पहले तक प्रयागराज में होली खेली जा रही थी और एक हफ्ते बाद अब सारे ऑफिस 50% कर दिए गए हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि प्रयागराज में भी होली खेली जा रही थी। कम से कम 10,000 लोग चौक में, सड़कों के ऊपर कपड़े फाड़ के होली खेल रहे थे। वो मास्क लगाने का कोई सवाल नहीं। और होली सबसे खतरनाक त्योहार इसलिए होता है कोरोना के लिहाज से कि और किसी त्योहार में ऐसे इन्फेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जो लोग रंग लगाते हैं वो नाक और मुंह में रंग लगाते हैं। तो सबसे खतरा यहीं पे होता है। दिवाली में नहीं हो सकता और किसी शायद त्योहार में, दशहरे में भी ऐसे खतरा नहीं होगा, लेकिन क्योंकि वो नाक और मुंह छूते हैं इसलिए ज्यादा खतरनाक है। तो अभी जब कोरोना के केसेस बेइंतहा बढ़ने लगे हैं तो ये गवर्नमेंट ने पहले तो नाइट कर्फ्यू लगाया है बहुत सारे जिलों में, और अब ये किया है कि एक वक्त में ऑफिस में सिर्फ 50% लोग रहेंगे। या तो रोटेशन में उनको काम दे दिया जाए, आधी शिफ्ट में आधा स्टाफ रहे और बाकी शिफ्ट में दूसरा स्टाफ रहे। और जहां जहां नाइट कर्फ्यू है, जाहिर है कि उनको शाम को ऑफिस समय से बंद करना पड़ेगा। लेकिन ऑफिसेज में भीड़ ना हो और सड़कों पे भीड़ ना हो, इसकी वजह से ये किया गया है कि सारे सरकारी और गैर सरकारी दफ्तर जो हैं लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और बनारस, यहाँ पे सिर्फ 50% हाजिरी के साथ ही चल सकेंगे। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कमाल इन सारी जानकारी के लिए। फिलहाल देश प्रदेश में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन हम जल्दी लौट रहे हैं, इसलिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद देश प्रदेश में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं मुंबई से। हमने कुछ दिन पहले देखा था कि मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर आतंकी साजिश रचने वाले सचिन वजे को गिरफ्तार किया गया था और आज एनआईए की विशेष अदालत ने सचिन वजे को जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि इस बीच जांच में पता चला है कि सचिन वजे एंटीलिया केस के बाद कुछ और बड़ा कारनामा करने वाला था। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनील सिंह। सुनील सर, आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अब तक सामने आया है और इससे बड़ा और क्या कारनामा करने वाले थे सचिन वजे? देखिए, अगर हम जितने भी सूचनाएं मिली हैं उनको जोड़ने जाएंगे तो बहुत कुछ साजिश की परतें साफ हो चुकी हैं। हाँ, क्यों किया था और किसके कहने पे किया था वो अभी भी अनसुलझी पहेली बना हुआ है। लेकिन इतना पता चल चुका है कि नवंबर महीने से, यानी नवंबर 2020 से ही साजिश की प्लानिंग की जा रही थी और उसी लिए वो इको कार जो है औरंगाबाद से चुराई गई थी, ये भी जानकारी मिली है। बड़ा कारनामा तक करने का जहाँ तक सवाल हुआ है वो ये है कि एक खबर जो उभर कर आई है और सचिन वजे ने एनआईए को बताया है कि वो जब ये स्कॉर्पियो की साजिश जब प्लान कर दी गई थी और फिर उसे जांच मिल जाती तो वो कुछ दिनों के बाद 2 लोगों का एनकाउंटर कर देता और उन्हें आतंकी बताकर इस पूरी साजिश का शामिल कर देता कि आतंकी साजिश थी और इसमें आतंकी शामिल थे। ये तो पहले आ चुका है। तो क्या यही वो कारनामा है, यानी कि 2 फर्जी एनकाउंटर वो करने वाला था इस पूरे मामले में, या फिर इसी तरह की और कोई साजिश प्लान करने वाला था? ये एनआईए सूत्रों ने अभी तक साफ नहीं किया है। तो यह है। और दूसरी बात है कि एनआईए के साथ साथ सीबीआई जो जांच कर रही है इस पूरे मामले में, खास करके परमवीर सिंह ने जो अनिल देशमुख से आरोप लगाया है, उस संदर्भ में एक बड़ा बयान आज दर्ज हुआ है। वो है एक बार ओनर है महेश सेठी, उसका बयान दर्ज हुआ है और ये पता चल रहा है कि ये वो शख्स है जो बाकी के कई बार वालों से पैसे लेकर वजह तक पहुंचाया करता था। तो ये एक बड़ा सबूत के तौर पर हम देख सकते हैं कि बड़ी एक कामयाबी हो सकती है, खास करके जो एलिगेशन लगा है परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख पे। लेकिन वो पैसे क्या सिर्फ अनिल देशमुख तक जाते थे, बाकी लोगों का हिस्सा नहीं था, खास करके परमवीर सिंह का? ये जांच का विषय है।
जी सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। मुंबई से अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान कल हैं और अब तमाम राजनीतिक दल कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए बिना मास्क के 17 अप्रैल को होने वाले 5वें चरण के मतदान के लिए जुट गई हैं, प्रचार में जुट गई हैं। और आपको बता दें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह यहां अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। अमित शाह नॉर्थ 24 परगना में रोड शो कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कोलकाता में डोर टू डोर प्रचार अभियान में हिस्सा लिया। अमित शाह ने बीजेपी के संस्थापक सदस्य समरेंद्र प्रसाद विश्वास के घर पर दोपहर का लंच किया। इस अवसर पर पार्टी के नेता स्वपन दास गुप्ता और दिनेश त्रिवेदी भी वहां मौजूद थे। तो वहीं देश प्रदेश में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे और मेरे सहयोगी सौरभ को दीजिए इजाज़त, लेकिन एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, इसलिए खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।